गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास का आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी है वो 23 जून 1957 को लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बंगाल के बीच में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बंगाल और उसके जो फ्रेंच जो एलाइज जो मित्र थे उनके बीच में लड़ा गया था। और ये एक निर्णायक विजय हासिल की थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसी के बदौलत क्या है ये जीत क्या है उनको पॉसिबल संभव हो पाई। और इसमें मुख्य कारण था जो कि मीर अली खान को उन्होंने वहाँ से क्या है डिफेक्शन कर दिया, भंग कर दिया, निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, खदेड़ दिया गया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के कारण कंपनी ने को बहुत सहायता प्रदान हुई थी। और इससे क्या है इस युद्ध के कारण कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है यहाँ पर बंगाल पर कंट्रोल नहीं कर लिया, यानी नियंत्रण हासिल कर लिया। और नेक्स्ट 100 यानी 100 सालों तक उनका दबदबा रहा। और पूरे देखें तो सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के जो दक्षिणी भाग था पूरा तटीय इलाका उस पर तथा म्यांमार तक क्या है कब्जा कर लेते हैं। तो ये प्लासी का युद्ध बहुत ही एक निर्णायक विजय थी जो 1757 में लड़ा गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के जो मित्र संघ थे फ्रेंच उनके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें इसका नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारी की जो थे रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और उन्हीं के कूटनीतिज्ञ के कारण क्या है वो जीत हासिल कर पाए। आगे देखें तो बैटल ऑफ प्लासी है वो जो युद्ध लड़ा गया था वो हुगली नदी रिवर के किनारे लड़ा गया था, जहाँ पर पलास के पौधे ज़्यादा थे, इसलिए प्लासी का युद्ध बोलते हैं इसको। जो कि कलकत्ता नॉर्थ से 150 किलोमीटर दूर था। साउथ में देखें तो मुर्शिदाबाद से उसकी कैपिटल से भी ये दूर था। और बंगाल की उस समय मुर्शिदाबाद कैपिटल थी, जो कि बाद में क्या इसको बंगाल का डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जो कि अब क्या है बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उस समय मुर्शिद कुली खान ने क्या है मुर्शिदाबाद नगर बसाया और उसके बाद क्या है इसको राजधानी सेटअप किया। ठीक है, उसके बाद देखें बंगाल के जो नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला वो युद्धरत रहे, यानी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। और वो अंतिम लास्ट स्वतंत्र नवाब थे बंगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। और सिराजुद्दौला नवाब 1 साल पहले ही बना था, यानी युद्ध से पहले 1 साल। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र थे, स्वतंत्र नवाब थे। और उन्होंने ऑर्डर दिया था ब्रिटिश अधिकारियों को कि एक्सटेंशन यानी विस्तार को क्या है रोक दें और किलाबंदी करना बंद कर दें। किसको? अंग्रेज़ों को। तो जब स्वतंत्र थे यानी युद्ध से पहले की बात बता रहे हैं कि जब नवाब सिराजुद्दौला थे वो स्वतंत्र राज्य के ऊपर शासन कर रहे थे बंगाल में और नवाब बनकर। और उन्होंने अंग्रेज़ों को आदेश दिया था कि आप क्या है एक्सटेंशन यानी विस्तार करना छोड़ दें। एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आप विस्तार करते जा रहे हो। व्यापार के साथ साथ आप क्या है अपना दबदबा वर्चस्व साथ में क्या है बनाए जा रहे हो। तो इससे क्या है आप अपनी किलेबंदी भी रोक दीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है मीर जाफ़र को रिश्वत दी, उसको जो कि बंगाल के नवाब की जो आर्मी थी उसका चीफ कमांडर था, सेनापति था, उसको अपने यहाँ मिला लिया घुस देकर।
और नवाब के बंगाल, और उसी को क्या है, और ये प्रॉमिस वादा किया कि आगे आने वाले समय में आपको क्या है, बंगाल का नवाब बनाएंगे। क्लाइव, उसके बाद क्या है, क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में क्या है, प्लासी के युद्ध में हरा देते हैं, क्योंकि इसका विश्वासघात किसने किया था, विश्वासघात मीर जाफ़र ने किया था। ठीक है, इसलिए नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध में। और इसके बाद क्या है, कलकत्ता को क्या है, कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद देखें, ब्रिटिश ने क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है, कॉलोनियल बनाने के लिए और अधिक क्षेत्र को, तो उन्होंने क्या है, अतिरिक्त सेना को, ब्रिटिश ने अतिरिक्त सेना क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के पास क्या है, भेज दी। और किसके बाद, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स के पास। ठीक है, जो कि एडमिरल चार्ल्स वाटसन थे। और क्योंकि राज्य विस्तार नीति चल रही थी इस समय, तो ब्रिटिश सोच रहे थे एक राष्ट्र पे कब्जा हो गया तो दूसरे राष्ट्र पे भी कर सकते हैं हम, धीरे धीरे ऐसे करके पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। तो इसके चलते उन्होंने क्या है, ब्रिटिश ने क्या किया, अपनी अतिरिक्त सेना क्या है, रॉबर्ट क्लाइव के और एडमिरल चार्ल्स वाटसन के यहाँ भेज दी, जो कि उस समय मद्रास और बंगाल पर क्या है, दोबारा कब्जा कर चुके थे। और क्लाइव ने क्या फिर कृत्रिम रूप से वहाँ पर जो बना हुआ था फ्रांस का किला बना हुआ चंद्रनगर में, उसको भी कब्जे में ले लिया, अधिकृत कर लिया। ठीक है, चंद्रनगर। फिर इतना नवाब सिराजुद्दौला के उस क्षेत्र में इतना तनाव पैदा हो गया, अंत में क्या हुआ, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब इसका अंत करना चाहिए, समापन करना चाहिए अंग्रेज़ों का। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या विस्तार करते जा रहे हैं, कैप्चर करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं हमारे क्षेत्र पर। तो अंत में क्या है, ये निर्णायक एक युद्ध की तरफ चल पड़ते हैं। तो अंत में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है, जो एक अंतिम समापन होता है, जिससे क्या है, नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, राज सेटअप हो जाता है बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी के रिजल्ट के कारण अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, एक पपिट मिल जाता है, यानी अब बंगाल की सरकार चलाने के लिए क्या है, एक मीर जाफ़र के रूप में क्या है, एक कठपुतली मिल जाती है, जो कि वहाँ का शासन चला रहा है। ठीक है, और असली में शासन कौन चला रहा है वहाँ पर, अंग्रेज़ चला रहे हैं। जो आदेश देते हैं वो उसको मानना पड़ता है, और वो एक शासक के रूप में सिर्फ बैठा है। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में अनेक पपेट क्या है, बिठाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, जो शासन क्या है, अंग्रेज़ संचालन कर रहे थे, जहाँ जहाँ कब्जा किया था। इस प्रकार देखें तो अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स वसूलने के लिए पूरे इंडिया में इस प्रकार बहुत ज़्यादा अनाचार किया, अत्याचार किया, क्रूरता से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कर्नाटिक वार आता है। कर्नाटिक वार यानी कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर मिलिट्री की यानी सेना की एक सीरीज होती है या श्रृंखला, जिसका संघर्ष क्या है, 18वीं शताब्दी तक इंडिया में चलता है। मध्य 18वीं सदी तक इंडिया में चलता रहता है संघर्ष। ठीक है, उसके बाद संघर्ष में देखें, यह संघर्ष बहुत सारे जो स्वतंत्र शासक थे इंडिया में या जागीरदार थे, उनके मध्य क्या है, संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश और स्वतंत्र शासकों और जागीरदारों के बीच। तो वो संघर्ष क्या था कि जो उनका क्षेत्र था, जहाँ पर वो शासन चलाते थे, वो वहाँ पर
उत्तराधिकारी का या स्वतंत्र राष्ट्र का, ठीक है, स्वतंत्र शासन चलाना चाहते थे। और वहाँ पर डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक योजनाएं बनाई जाती थी, ठीक है, उस इनके प्रति, राजाओं के, शासकों के प्रति, जागीरदारों के प्रति। और कई बार तो सेनाओं के बीच में आपसी झगड़े या लड़ाई संघर्ष चलता रहता था, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कई बार ब्रिटिशों की इनके मध्य भी कभी कभी क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या है, इनको दोनों के साथ लड़ना पड़ता था। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, यहाँ पर बहुत सारी सेना इकट्ठा कर ली और उन सेनाओं के मध्य जो यहाँ पर जो राजाओं की सेना थी उनके बीच में संघर्ष चलता था। साथ में यहाँ पर जो स्वतंत्र शासन चलाना चाहते थे उनको चलाना ही नहीं देते थे वो। और डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक अपनी गंदी चालें चलते रहते थे उनके प्रति, ठीक है। फिर देखें तो यहाँ पर जो मुख्य जो लड़ाई थी इस क्षेत्र में, मुग़ल इंडिया में, तो यहाँ पर लड़ी गई थी। जो मुख्य लड़ाई थी वो जो मुग़ल काल के जो क्षेत्र थे उनके क्षेत्रों को हड़पने के लिए क्या है, लड़ी जाती थी। और यहाँ पर क्या है, जो मुग़ल काल के जो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, एरिया थे, उनको क्या है, राजनीतिक शाही को क्या है, उन पर क्या है, अपना अधिकार या जो दबदबा है उन पर कायम करना चाहता था। जो कि ग्रेट मुग़ल, एक बड़े मुग़ल एम्पायर का क्या है, एक हिस्सा था। जो छोटे छोटे जो हिस्से थे उनको क्या है, अपने कैप्चर करते जा रहे थे ये ब्रिटिश या फ्रेंच जो भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अंत में रिजल्ट ये हुआ कि परिणाम ये आया कि यहाँ पर मिलिट्री ने क्या है, प्रत्येक संघर्षों में हिस्सा लिया, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना दबदबा स्थापित करने में कायम रही। यूरोपियन शक्ति ने यहाँ पर व्यापार के माध्यम से अपनी कंपनी सेटअप की, कोठियाँ बनाई यहाँ पर अपनी व्यापार करने के लिए, गोदाम जिसको बोलते हैं, ठीक है, किले बनाए। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर क्या है, कब्जा करते जा रहे थे। अभी पीछे हमने देखा कि किस प्रकार बंगाल के कोलकाता तक कि फ्रेंच के जो एक गढ़ था उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। जो मुग़ल काल के मुग़ल इंडिया में जो मुख्य क्षेत्र थे, जो मुग़ल एम्पायर के जो छोटे छोटे खंड थे, ऊपर अपना डोमिनेंस या उन पर कब्जा करना चाहते थे, जो कि अपनी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक चालों के द्वारा। और अंत में क्या हुआ, रिजल्ट यही रहा कि परिणाम कि वो उन क्षेत्रों पर क्या अपनी सेना के द्वारा कब्जा करवाना चाहते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या अपना डोमिनेंस प्रभुत्व जमाने में कामयाब रही, ठीक है, स्थापित कर लिया। आप किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से कंपनी यहाँ पर आई व्यापारिक कंपनी के रूप में, और इंडिया में अपना दबदबा कायम रखा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच जो कंपनी थी जो पहले से, उसको क्या है, एक कॉर्नर पर धकेलने में कामयाब रही, ठीक है। उसको जो पूरे कर्नाटक क्षेत्र था तो उसको क्या है, वहाँ से खदेड़ कर एक एरिया तक सीमित कर दिया जो कि पुडुचेरी था, ठीक है। उस जमा पौंडीचेरी बोलते हैं, उस आज पुडुचेरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच कंपनी को भी क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको धकेल दिया, यानी पीछे की तरफ खदेड़ दिया और एक सीमित एरिया में व्यापार करने के लिए छोड़ दिया, जो कि वो सीमित एरिया कौन सा था, पौंडीचेरी।
ईस्ट इंडिया कंपनी फिर देखें अपना प्रभुत्व और ज़्यादा जमाने लग गई, पूरा कंट्रोल कर लिया उस एरिया को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाने लगी। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर इंडिया के जो तटीय इलाके थे, ठीक है, और वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज क्या सेटअप कर दिया। अब वो शासन कर रही थी। किन? वो दो युद्धों के कारण। कौन से? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये प्लासी के युद्ध के कारण क्या है आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको हिम्मत आ गई थी अब। और दूसरा युद्ध होगा बक्सर का, तो इससे क्या पूरे इंडिया में कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे देखें दूसरे पैराग्राफ में 18वीं सेंचुरी में, शताब्दी में, जो कोस्टल तटीय कार्नाटिक जो जितना क्षेत्र था, जहाँ वो क्या है हैदराबाद तक क्षेत्र फैला हुआ था, वहाँ तक, तो वहाँ पर क्या है वो कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जिसमें जो दिक्कत आती है वहाँ पर क्या है 3 कार्नेटिक वॉर क्या है लड़े जाते हैं, ठीक है, या 3 कार्नेटिक क्या है वॉर होते हैं जो भयानक होते हैं। जो पहला होता है 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है शायद, यानी तीनों क्या है 1746 से लेकर 1763 के बीच में होता है। और उसमें क्या है फिर आगे देखते हैं, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है, जो कि ब्रिटिश यूरोप यहाँ पर क्या है अपना डोमिनेंस यानी प्रभुत्व अपना जमाए रखने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद देखें, और इंग्लैंड एंड फ्रांस, जो कि किन के बीच में होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है, यानी कहने का मतलब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में क्या है ये 1742 तक यहाँ पर 1742 तक क्या है दबदबा रहता है, दोनों व्यापार करते रहते हैं। अंत में क्या है ये किसकी तरफ चल जाते हैं, कार्नेटिक वॉर युद्ध की तरफ चल जाते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था, एक सीमित एरिया तक इनको क्या है छोड़ देते हैं। तो ये इसी युद्ध के कारण होता है, ठीक है। तो पहला कार्नेटिक जो युद्ध होता है वो कब होता है 1746 से लेकर 48 के बीच में होता है। इस युद्ध में शुरुआत में क्या है जो कर्नाटक के जो नवाब थे, ठीक है, वो भी इसमें क्या है स्टार्ट हो जाते हैं युद्ध में भाग लेना, और क्या है धीरे धीरे कैप्चर करते हैं, अधिकार कर लेते हैं कुछ समय के लिए। किस पर? युद्ध का कारण किसको मानते हैं कि जब युद्ध जब स्टार्ट हुआ था वो नवाब कर्नाटक के जो नवाब थे, उन्होंने क्या है स्टार्ट में फ्रांस की जो शिप थी उन पर क्या कैप्चर कब्जा कर लेते हैं। उसके कारण क्या है फिर फ्रांस ने रिस्पॉन्स में अपना जवाब दिया। फिर उन्होंने क्या है सेंट जॉर्ज जो मद्रास का जो चर्च था उस पर कब्जा कर लेते हैं फिर बदले में। फिर जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो फिर क्या है उसका अंत हो जाता है इस प्रकार। उसके बाद एक संधि होती है एलेक्स ला चैपल का, या चापल बोलते हैं इसको, चैपले, ठीक है, एक्स ला चैपले या चैपल। तो इसकी संधि होती है 1748 में। फिर क्या है मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर एक्सचेंज यानी बदला लेती है, ठीक है, और बदलाव लाती है किसमें फ्रांस का जो वहाँ पर किला था उसको क्या है जो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर उस कैप्चर किया था उस किले पर, उसी की तरह यहाँ पर उसको क्या है इस किले को क्या है एक्सचेंज यानी बदलाव लाते हैं, रूपांतरण कर देते हैं, ठीक है, मद्रास के किले में, जो कि फ्रांस का जो किला था उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद जो अमेरिका की जो वहाँ पर लुइसबर्ग
में जो किला था उसके तहत क्या है यहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं इस किले में। उसके बाद देखें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंड हो जाता है। उसमें क्या है जो जो प्रतिनिधि होते हैं जिनके बीच में युद्ध होता है, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में कंटिन्यू जारी रखते हैं इंडिया में लड़ाई, ठीक है। उसके बाद यानी इसमें जो युद्ध लड़ने वाले प्रतिनिधि कौन थे, दो फ्रेंच और ब्रिटिश थे, जो कि अपनी लड़ाई क्या है जारी रखते हैं। फर्स्ट वो जो कार्नेटिक युद्ध हुआ था उसके बाद भी जब शासक कार्नेटिक के जो बहुत यानी जब शासक थे कार्नेटिक के, वो दोनों को क्या है देखता जा रहा था। और जब कार्नेटिक और हैदराबाद जब दोनों शासक मर चुके थे, तब क्या है वॉर क्या है कुछ समय के लिए क्या है छूट गया, ठीक है, या अंत हो गया उसका। उसके बाद देखें ब्रिटिश और फ्रेंच एक साइड अपोजिट, दोनों का क्या है एक ग्रुप बन गया, दोनों एक साइड, यानी कहने मतलब थोड़ी देर के लिए आपस में इस युद्ध की तनाव स्थिति से क्या है अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, जो अपनी सेना लेकर यहाँ पर टुकड़ी लेकर आता है और उस कैप्चर करता है एकोट पर, आरकोट जो कि वहाँ का क्षेत्र है, और एंड जो भी रास्ते में आता है उसको सफलतापूर्वक क्या है डिफेंड यानी हरा देता है, उस पर जीत हासिल कर लेता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद वॉर का जो अंत होता है उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है एक संधि और होती है जो कि पौंडीचेरी की होती है, और 1754 में ये साइन हो जाती है दोनों के हस्ताक्षर के साथ। और फिर क्या है मोहम्मद अली खान वलजा एज ए नवाब ऑफ कार्नेटिक, उसको क्या है उसको घोषित कर देते हैं, ठीक है। अब कार्नेटिक क्षेत्र का जो नवाब है किसको घोषित कर देते हैं? मोहम्मद अली खान वलजा, ठीक है, उसको क्या है कार्नेटिक का नवाब घोषित कर देते हैं। उसके बाद 7 वर्षों के दौरान फ्रेंच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में क्या है इंडिया में युद्ध होते रहते हैं 7 वर्ष तक, ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध बोलते हैं इसको। और अंत में जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो 1756 से 63 के बीच में होता है। इसमें क्या है ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत 1763 में एक संधि पर और साइन करते हैं इस युद्ध के तहत, ठीक है। इसमें जो चंद्रनगर था वो रिटर्न लौटा दिया जाता है पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी तक क्या है पौंडीचेरी है वो फ्रांस को दे दिया जाता है कि यहाँ पर शासन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और फ्रांस है यहाँ पर मुख्य जो फैक्ट्रीज थी या कोठी थी वो यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं इन इंडिया में। और उसके बाद फ्रेंच भी सहमत हो जाते हैं, फ्रांस के जो सपोर्ट करते हैं फिर ब्रिटिश को अपने क्लाइंट सरकार चलाने के लिए। और इस प्रकार देखते हैं तो फ्रेंच का जो लक्ष्य था उसका सारा अंत हो जाता है, और यहाँ पर इंडिया में और जो एम्पायर साम्राज्य चलाने का जो लक्ष्य था फ्रेंच का वो सारा समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर फिर क्या है फिर से क्या है एक नई शक्ति उभर के आती है, कौन सी? ब्रिटिश, जो अपना प्रभुत्व जमा रही थी इंडिया में धीरे धीरे। इस प्रकार देखें तो पहले कलकत्ता को यानी बंगाल को कैप्चर किया, उसके बाद फिर कार्नेटिक वॉर में जो कि सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, ठीक है, इसमें जो 1756 से लेकर 63 से चलता है वो निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें क्या है
जो पेरिस की संधि के तहत उसको साइन करते दोनों, और उनको पांडिचेरी और चंदननगर और पांडिचेरी दोनों फ्रांस को लौटा देते हैं 76। और यहाँ पर फिर फैक्ट्री सेटअप करके अपना व्यापार करते हैं। और फिर यहाँ पर देखते हैं तो अंत में ब्रिटिश अपना डोमिनेटो स्थापित यानी प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो जाती है इंडिया में, और इस प्रकार एक नई शक्ति उभर कर आती है ब्रिटिश। ठीक है। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये एक निर्णायक युद्ध होगा। ये ब्रिटिश को क्या है, एक अलग शक्ति और प्रदान करवा देगा। यानी इससे क्या है, अंग्रेज फिर बाद में क्या है, खुले रूप से अब क्या है, बंगाल में पूरा, जो कि उस समय बिहार हो गया, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हो गया, पूरा बंगाल हो गया में, और बांग्लादेश हो गया, इतना बड़ा क्षेत्र था, उस पर कंट्रोल करती है फिर संचालन। बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। और ये जो युद्ध होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के द्वारा, जो कि इसका जो सेनापति था, कमांडर था, वो हेक्टर मुनरो था। और ये किसके बीच में लड़ा जाता है, ये कंबाइंड सेना थी जो मीर कासिम की, जो कि बंगाल के नवाब, और 1764 में, और नवाब ऑफ सिराजुद्दौला, उनके बीच में क्या है, लड़ा जाता है। ठीक है। ये किसके बीच में लड़ा जाता है, ये बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो तथा जो कमांड सेना थी, आर्मी थी, मीर कासिम, जो कि नवाब, बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में लड़ा जाता है 1764 में। नवाब, अवध के नवाब कौन थे, नवाब शुजा-उद-दौला थे। ठीक है, वो भी इनके साथ है, मीर कासिम के साथ थे। और ये दोनों साथ मिलकर क्या है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हैं। उसके बाद मुग़ल एम्पायर, शाह आलम भी, ठीक है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्पायर के शाह आलम भी साथ में होते हैं। यानी मुग़ल सेना और बंगाल के नवाब, ठीक है, और साथ मिलकर क्या है, इनके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है। यह युद्ध है वो बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक जो बिहार के आसपास का क्षेत्र था, एक किला गढ़ के आसपास का क्षेत्र था, बक्सर का इलाका, वहाँ पर लड़ा गया था। यह गंगा नदी के 130 किलोमीटर बिहार से कहना मतलब है कि ये एक बक्सर का जो मैदान था वहाँ पर लड़ा जाता है, जो कि एक गढ़ था, कहाँ, बिहार के क्षेत्र के आसपास। ठीक है, जो कि गंगा नदी के किनारे देखें तो 130 किलोमीटर या 81 मील दूर था, जो कि पटना से। ठीक है। इसके बाद और जो कि एक निर्णायक जीत थी किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस युद्ध ने क्या है, अंत के बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ठीक है, किसके बीच में, मीर कासिम या शुजा-उद-दौला और मुग़ल एम्पायर के बीच में। ठीक है, और ब्रिटिश अंग्रेज़ों के बीच में। उसके बाद देखें, ब्रिटिश जो विजय हासिल करते हैं बक्सर की, वो उनको क्या है, एक झपटे के समान है, जैसे कि उसने एक झपटा मारा था और क्या है, जीत हासिल कर ली।
इसमें उन्होंने क्या है, 3 राजघरानों को क्या है, मुगल एम्पायर के साथ क्या है, पर कब्जा किया था या उन पर जीत हासिल की थी, उनको हराया था इंडिया में, जिसमें मीर कासिम वो फिर गायब हो गए, और जैसे कि कहीं नज़र बंद हो गए या गायब अंधकार में क्या है, नज़र बंद हो गए। फिर शाह आलम ने महसूस किया स्वयं को क्या है, और फिर ब्रिटिश अधिकारी के यहाँ नवाब, जो कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला शाह शुजा के नाम से जाने जाते थे, वो भी भाग गए वहाँ से, और धीरे धीरे अंत में क्या है, तीनों यहाँ से क्या है, फरार हो गए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो मीर कासिम था वो एक अंधकार में अपने आप को डिसअपियर, यानी गायब ही हो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया, ठीक है। फिर शाह आलम थे जो कि उस समय मुग़ल बादशाह, तो उन्होंने महसूस किया कि ये तो हमारी बहुत बुरी तरह हार हुई है। और उसके बाद शुजाउद्दौला थे, वो फिर क्या है, वहाँ से क्या है, भाग गए, और ये तीनों क्या है, मुख्य जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये घटना हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। अंत में देखें तो हुल पूरे गंगा के इलाके तक देखें तो कंपनी का शासन हो गया, उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। फिर अंत में क्या है, जो शाह शुजा थे या शुजाउद्दौला थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब से यहाँ पर पूरे इलाके में किसका शासन हो गया, ब्रिटिश का। उन्होंने अपनी सेना भेजी, और अंत में क्या हुआ, वहाँ पर पूरे अवध तक क्या है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पूरा इलाका क्या है, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। अब तो पूरे इस प्रकार क्या है, अब पहले तो कलकत्ता बंगाल था, अब पूरा अवध भी और उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये था बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, इनका युद्ध ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था, ब्रिटिश सेना के साथ, ठीक है। और अंत में इनका एक हार हो जाती है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इन 2 युद्धों के कारण क्या है, ब्रिटिश अपना प्रभुत्व पूरे इंडिया में जमा पाने में कामयाब हो जाती है, और इससे क्या है, और हिम्मत बढ़ जाती है इनकी, फिर इंडिया में व्यापार करने की खुली छूट मिल जाती है, ठीक है। तो आज इतने करें, थैंक यू।